गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने पढ़ा कि परिवार क्या होता है, परिवार की परिभाषा क्या है, परिवार की विशेषताएं क्या होती है और परिवार का हमारे लिए क्या महत्व है। तो समझ आया आपको। आज हम पढ़ेंगे परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार, परिवार जो है 3 तरह का होता है। एक, हम वर्गीकरण करते हैं कि नव दंपति के आवास के आधार पर। नव दंपति के आवास के आधार पर 2 तरह का परिवार आता है, मातृ प्रधान परिवार और पितृ प्रधान परिवार। मतलब कि जहाँ स्त्री प्रधान होती है, जिस घर में स्त्री प्रधान होती है और इस पत्नी के घर पति जाके रहता है, वो होता है मातृ प्रधान परिवार। पितृ प्रधान परिवार में क्या होता है कि पति प्रधान होता है और पति के घर में आके पत्नी रहती है। दूसरा, वैवाहिक संबंध में बंधे पति पत्नी की संख्या या परिवार के रूप के आधार पर। इसमें 3 प्रकार का होता है, बहुपत्नी परिवार, बहुपति परिवार, एक स्त्री परिवार। बहुपत्नी मतलब जिसमें एक पति की कई सारी पत्नियां। बहुपति मतलब जिसमें पत्नी एक हो और पति ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। एक स्त्री परिवार मतलब जिस परिवार के अंदर एक ही पत्नी हो और एक ही पति हो, जैसे हमारे समाज में है कि पति पत्नी एक ही होते हैं, एक पति की एक ही पत्नी होती है। तीसरा है पारिवारिक सदस्यों की संख्या या परिवार की रचना के आधार पर। परिवार जो है 2 तरह का होता है, एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकांकी परिवार को एकल परिवार भी कहते हैं, जिस घर में पति पत्नी और उनके बच्चे जैसे आप और आपके माँ बाप रहते हैं। और संयुक्त परिवार वो होता है जिस घर में जैसे आप हैं, आपके माँ बाप हो गए, आपके दादा दादी हैं, नान चाचा चाची हैं, बुआ है, जिस घर में सारे इकट्ठे रहते हो वो उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त परिवार। तब आप कौन से परिवार में रहते हैं, एकांकी परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं। समझ आया कि एकांकी परिवार क्या है और संयुक्त परिवार क्या है। परिवार के प्रकार जो है, नव दंपति के आवास के आधार पर 2 तरह का हुआ, मातृ प्रधान परिवार और पितृ प्रधान परिवार। और वैवाहिक संबंध में बंधे पति पत्नी की संख्या के आधार पर बहुपत्नी परिवार, बहुपति परिवार, एक स्त्री परिवार। पारिवारिक सदस्यों की संख्या के आधार पर एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार। अब हम इन सब का एक एक करके डिटेल में अध्ययन करेंगे। तब हम पढ़ते हैं नव दंपति के आवास के आधार पर परिवार का वर्गीकरण, जो 2 तरह का होता है, पितृ प्रधान परिवार और मातृ प्रधान परिवार। पितृ प्रधान परिवार में क्या होता है, परिवार का जो मुख्य होता है वो सबसे बड़ा जो पुरुष होता है वो होता है। वह पुरुष कोई भी हो सकता है, पिता हो सकता है आपका पिता में मतलब दादा हो सकता है, चाचा हो सकता है या भाई हो सकता है। कोई भी जो घर का सबसे बड़ा सदस्य पुरुष सदस्य होता है वो जो है वो मुख्य होता है। उसका संपत्ति तथा परिवार के सभी सदस्यों पर क्या है, नियंत्रण होता है। मतलब जो भी घर की संपत्ति है वो उसके अनुसार ही उसका मतलब वो अपने हिसाब से उसका यूज करता है और सभी सदस्य उसका कहना मानते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण होता है। इस तरह परिवार जो है हमारे समाज में ज़्यादातर प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इस तरह के परिवार में क्या होता है, जो पत्नी है पति के घर में आकर रहती है और पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी होती है, परिवार के मुखिया की, मतलब जो सबसे बड़ा पुरुष है घर में उसकी होती है। इस परिवार की विशेषताएं क्या है कि पति का घर ही पत्नी का स्थायी निवास होता है। जैसे अपने समाज में है कि पत्नी पति के घर आके रहती है। संतान का वंश जो है पिता के पक्ष से निर्धारित होता है। तीसरा है, स्त्री जो है अपने परिवार की उपाधि छोड़कर पति के परिवार की उपाधि ग्रहण करती है। मतलब जो आपका नाम है पति के साथ जुड़ जाता है और वो पति की जो मतलब कास्ट है वही पत्नी की हो जाती है, आपकी गोत्र जो है वो बदल जाती है। परिवार में पारिवारिक संपत्ति और फैसले लेने का पूर्ण अधिकार किसका होता है, पति का होता है। और संतान का अपनी पैतृक संपत्ति जो आपके माँ बाप की संपत्ति होती है, संतान का उसके ऊपर हक हो जाता है। लेकिन माता के परिवार की संपत्ति पे बच्चे का हक नहीं होता ना आपका। जैसे आपके क्या होता है, हमारे क्या होता है कि जो बच्चे हैं, जो बाप की संपत्ति है उसके ऊपर हक होगा। माँ के जो परिवार का पीछे है, जो नाना नानी है, उनके परिवार की जो संपत्ति है उसके ऊपर आपका हक नहीं होता। तो नेक्स्ट है मातृ प्रधान परिवार क्या होता है। मातृ प्रधान परिवार में क्या है कि स्त्री मुख्य होती है और पुरुष उसके अधीन होता है। पुरुष उसके स्त्री के घर में जाके रहता है। इसकी क्या विशेषताएं जो आपके ऊपर आपने पढ़ी पितृ प्रधान परिवार की, उसके अपोजिट सारी विशेषताएं इसकी। परिवार में पत्नी अपने पिता के घर पर ही रहती है
और पति उसके घर में आके रहता है, जो मतलब जिसको आप घर जमाई बोलते हो। संतान का वंश माता के पक्ष से निर्धारित होता है। अपने यहाँ नहीं है, ये दूसरी साइड में है। परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी जो स्त्री की होती है, तथा पति भी अपनी आय पत्नी को देता है। अपने परिवार में क्या होता है, जो पत्नी है वो अपनी आय लाकर किसको देती है, पति को देती है। लेकिन ऐसे जहाँ मातृ प्रधान परिवार है, वहाँ क्या है, सारी संपत्ति जो है एक स्त्री के हाथ में होती है, और संपत्ति पर फैसले लेने का अधिकार भी किसका होता है, स्त्री का होता है। नेक्स्ट है वैवाहिक संबंध में बंधे पति पत्नी की संख्या के आधार पर या परिवार के रूप के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। इसमें हमने क्या कितना बताया था, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वैवाहिक संबंध के आधार पर परिवार को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। पहला है बहुपत्नी परिवार, दूसरा बहुपति परिवार, तीसरा है एक स्त्री परिवार। पहला हम देखते हैं बहुपत्नी परिवार। बहुपत्नी, बहु का मतलब है, क्या अर्थ होता है बहु का मतलब, एक से ज्यादा। तो इस तरह के जो परिवार होते हैं उसमें जो एक पुरुष होता है वो एक से ज्यादा स्त्रियां रख सकता है, एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। इस तरह की विवाह अपने मतलब हिंदुओं में नहीं पाए जाते ज़्यादा, मुसलमान लोगों में ज़्यादा होते हैं। उनके एक जो आदमी होता है वो कई कई पत्नियां रख सकता है। अफ्रीका जैसे जो देश है उसमें इस प्रथा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। दूसरा है बहुपति परिवार। इस प्रकार के जो परिवार होते हैं उसमें एक स्त्री कई पतियों के साथ शादी कर सकती है, कई पुरुषों के साथ शादी कर सकती है। इसमें स्त्री एक होती हैं और पुरुष ज़्यादा होते हैं। वो जो पुरुष होते हैं वो आपस में भाई भी हो सकते हैं और आपस में भाई भाई नहीं भी हो सकते, और भी हो सकते हैं। तो जैसे आजकल आपने उसमें महाभारत में देखते हो कि द्रौपदी के 5 वो थे, पति थे। तो समझे बहुपत्नी में है कि जिसकी पत्नियां ज़्यादा, और बहुपति में है कि जिस स्त्री के पति ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो। तो समझे बहुपत्नी और बहुपति परिवार क्या होता है। अब है एक स्त्री परिवार। एक स्त्री परिवार मतलब जिसमें एक ही स्त्री हो और एक ही पुरुष के साथ शादी करती हो। जैसे अपने समाज में होता है कि एक औरत एक ही आदमी के साथ शादी कर सकती है, अगर उसको दूसरी शादी करनी होती है तो पहले वाले को तलाक देना पड़ता है। तो इस तरह के विवाह है जो वो अच्छे विवाह माने गए हैं। तो आप वैवाहिक संबंध में बंधे पति पत्नी की संख्या के आधार पर, परिवार के रूप के आधार पर कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। बहुपत्नी परिवार, बहुपति परिवार और एक स्त्री परिवार। बहुपत्नी में जिसकी ज़्यादा पत्नियां हो, बहुपति में जिसका पति ज़्यादा हो, जो एक स्त्री के एक से ज़्यादा पति हो, और एक स्त्री परिवार में जो एक स्त्री एक और मतलब आदमी के साथ शादी कर सकती है। अब तीसरे टाइप के परिवार कौन से होते हैं, परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर या परिवार की रचना के आधार पर। इसमें 2 तरह के होते हैं, एकांकी या एकल परिवार या संयुक्त परिवार। दूसरा क्या है, संयुक्त परिवार। पहला एकांकी या इसको एकल परिवार बोलते हैं, दूसरा है संयुक्त परिवार। तो परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर या रचना के आधार पर हम परिवार को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि परिवार की रचना के आधार पर परिवार का वर्गीकरण बताएं, तो क्या लिखोगे कि इसको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला एकल परिवार, दूसरा है संयुक्त परिवार। एकांकी या एकल परिवार क्या होता है, ये एक छोटी इकाई होती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। कौन रहते हैं, सिर्फ पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। जब तक बच्चों की शादी नहीं होती तब तक जो बच्चे उनके साथ रहते हैं माँ बाप के साथ, तो वो क्या कहा जाता है, एकल परिवार। कभी कभार क्या हो जाता है इस तरह के परिवारों में कि जिस भाई की शादी नहीं होती या जिस बहन की शादी नहीं होती तो वो भी उनके साथ रह सकते हैं। तो समझ में आया कि एकांकी परिवार क्या होता है कि जिस परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे, और वो बच्चे कब तक, जब तक उनकी शादी ना हो। तो इस तरह के जो परिवार है उनके लाभ क्या होते हैं। एक तो जो एकल परिवार के सदस्य हैं वो आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास ज्यादा होता है संयुक्त परिवार की बजाय इन बच्चों में, और वो आत्मविश्वास से अपना काम करने में सक्षम होते हैं। दूसरा जो है स्वयं निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा होती है ऐसे बच्चों में। आत्मविश्वास अगर ज्यादा होगा तो स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसे परिवारों में बच्चों को उत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि बेटा आप स्वयं अपना काम करें। क्योंकि जब संयुक्त फैमिली में होते हैं तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं घर में, तो वो कोई अपना जो बड़े हैं वही काम करते रहते हैं, बच्चों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ न्यूक्लियर फैमिली है, जहाँ एकांकी परिवार है,
वहाँ माँ बाप भी वर्किंग है तो बच्चों को भी काम करना पड़ता है। तीसरा है कि ऐसे जो परिवार होते हैं, एकांकी जो परिवार होते हैं, उसमें भावनाओं से जुड़े हुए ज़्यादा होते हैं लोग एक दूसरे से, क्योंकि ये ऐसा मेल मिलाप ज़्यादा होता है, माँ बाप बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो फोर्थ है कि ऐसा आजकल क्यों हो रहा है एकांकी परिवार, कि ज़्यादातर औद्योगिक और शहरीकरण के कारण ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा उद्योग लग रहे हैं जिन फैक्ट्रियों में या जो लोग काम करते हैं, तो उनको वहाँ रहना भी मजबूरी हो जाती है। और दूसरे अगर बड़े शहरों में लोग काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ जगह कम होती है, तो वहाँ बड़े परिवारों का रहना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए वहाँ जो छोटे परिवार हैं उनको रहने में भी आसानी होती है। उनके अलावा कोई उनके पास चारा भी नहीं होता कि अगर बड़े परिवार होंगे, ज़्यादा सदस्य होंगे, तो उनको ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, जो कि बड़े शहरों में जहाँ उद्योग है या जो मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे रह सकें। तो इसलिए जो एकल परिवार है वो औद्योगिकरण की वजह से भी ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि जो एकांकी परिवार होता है उनकी समस्याएं क्या होती हैं। लाभ है, लाभ हमने देखे। अब हम देखते हैं कि इस तरह के जो परिवार है उनमें समस्याएं क्या होती हैं और या क्या हानियां होती हैं। क्या होता है कि एकल परिवारों में जो नव दंपति होते हैं उन्हें किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं होता, क्योंकि वहाँ जो है आपके जैसे दादा दादी नहीं रहते, तो उन्हें कोई भी अगर काम है तो उन्हें सलाह देने के लिए कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं होता उनके पास। कोई भी समस्या आती है परिवार में तो उस टाइम क्या होता है, हमें बड़े बुजुर्गों की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है कि जब दोनों, ज़्यादातर क्या है न्यूक्लियर फैमिलीज में, एकांकी परिवार के अंदर क्या होता है कि दोनों ही माँ बाप जो है वो कामकाजी हैं, तो बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं रहता, समस्याएं आती हैं, तो उन्हें कभी क्रैच में छोड़ना पड़ता है, कभी कहीं छोड़ना पड़ता है, कहीं आया रखनी पड़ती है। तो क्या जो मतलब एक दादा दादी या जो परिवार का सदस्य बच्चों की देखभाल कर सकता है वैसा दूसरा कर सकता नहीं कर सकता ना, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। तीसरा है, अगर कोई परिवार में बुरा समय आ जाता है या आर्थिक कमी हो जाती है या कोई बीमार हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो उस टाइम आर्थिक और भावनात्मक सहारा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है जो एकल परिवार होते हैं। वहाँ इस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती हैं कि मान लो बड़ा परिवार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो पीछे संभालने वाले बहुत होते हैं। लेकिन जहाँ एकल परिवार है, एक ही आदमी कमाने वाला हो, मान लो और उसी की डेथ हो जाए या उसको कोई बीमारी हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है एकल परिवार की कुछ समस्याएं भी हैं। और ऐसे परिवारों में क्या होता है कि जो नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे सामंजस्य स्थापित करना, सहयोग देना एक दूसरे का या मिलजुल कर काम करना, इस तरह के जो मूल्य हैं वो सिखाने में बच्चों को मुश्किल आती है। क्योंकि बड़े परिवार में जब रहते हैं तो इस तरह की चीज़ें अपने आप सीख जाता है बच्चा, क्योंकि बड़े परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, दादा दादी है, चाचा चाची है, तो वो आपस में मिलजुल के काम करना उनको सिखाते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते हैं, तो इन चीज़ों से बच्चे दूर रहते हैं। अब हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है। आपने पढ़ा एकल परिवार, अब देखते हैं संयुक्त परिवार क्या होता है। संयुक्त परिवार क्या होता है कि जहाँ आपकी फैमिली में दादा दादी है, चाचा चाची है, ताऊ ताई है, बुआ है, जब सब लोग इकट्ठे रहते हैं तो वो क्या होता है, एक संयुक्त परिवार होता है, काफ़ी बड़ा परिवार होता है। इसमें पति पत्नी भी, उनकी अविवाहित लड़कियां भी, विवाहित लड़के भी, पत्नियों के बच्चे भी, मतलब एक या दो पीढ़ी, 2 या 3 पीढ़ी के लोग जो है इकट्ठा रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त परिवार कहा जाता है। देखते हैं कि संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि पूरी फैमिली जो है, दादा दादी है, माँ बाप है, बच्चे हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब क्या है एक ही छत के नीचे रहते हैं और सब सदस्य क्या है एक ही रसोई का प्रयोग करते हैं, मतलब उनका खाना भी इकट्ठा बनता है, सारे वहीं रहते हैं, सारे परिवार के सदस्य जो मिलजुल के वहीं पे काम करते हैं। तीसरा है कि सभी सदस्य जो परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं, जितने परिवार के अंदर सदस्य होते हैं सब में उनका हिस्सा होता है। और जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है, जैसे दादा है या चाचा या कोई भी, या आपके फादर है, अगर परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होगा वही संपत्ति का मतलब लेने देने का जो काम है वही करेगा। परिवार का जो खर्चा होगा, वित्तीय खर्चा कैसे चलाना है, कैसे बच्चों को, सब अरेंजमेंट मतलब कौन करेगा, परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य है वही करेगा। और संयुक्त परिवार में क्या होता है कि सारे जो परिवार के सदस्य हैं, कोई भी परिवार की घटना है, कोई भी त्योहार है, कोई उत्सव है, तो सब एक साथ मिलके मनाते हैं।
सब लोग जो है इकट्ठे होकर त्यौहार मनाते हैं। परिवार की जो बेटियां शादी के बाद मतलब दूसरे घर में चली जाती है अपने पति के घर में, जबकि जो बेटे हैं उनकी पत्नियां हैं बच्चों के साथ ही रहती हैं। और कोई भी निर्णय लिया जाता है वो कौन लेता है? जो घर का सबसे बड़ा सदस्य, बुजुर्ग सदस्य, पुरुष सदस्य होता है वो लेता है। लेकिन इस कार्य में जो बुजुर्ग महिला है वो भी उनकी सहायता कर सकती है। तो आपने देखा कि संयुक्त परिवार की क्या क्या विशेषताएं हैं। कौन से परिवार में रहना अच्छा लगता है, न्यूक्लियर में या जॉइंट फैमिली में? मतलब एकल परिवार में रहना अच्छा लगता है या संयुक्त परिवार में? आप लोगों के कैसे कैसे परिवार हैं? आप जॉइंट में रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं? तो आप खुद ही सोच सकते हो कि उनकी क्या क्या समस्याएं आती है या किस तरह के आपको मतलब कौन सा परिवार अच्छा लगता है। मतलब पहले जो था हमारे परिवारों में संयुक्त परिवार ही होते थे ज़्यादातर, लेकिन अब धीरे 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 क्या है, एकल परिवार ज़्यादा होने लगे हैं और संयुक्त परिवार बहुत कम रह गए हैं। अब है कि इस ऐसे परिवारों के लाभ क्या है कि सारे सदस्य जो होते हैं संयुक्त परिवार के वो मिल के काम करते हैं, तो काम जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। कोई भी खेती बाड़ी का काम है या कोई भी और काम है तो वो सारे सदस्य, घर का काम है तो वो क्या करते हैं, सब मिल के काम करते हैं। दूसरा, ऐसे परिवारों में क्या होता है, कोई अगर बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई बेरोजगार है तो वो समस्या नहीं आती। मान लो घर में 4 भाई हैं, चारों में से अगर 2 भी कमा रहे हैं, 1 भी कमा रहा है तो भी सारे घर का काम चल जाता है। लेकिन अगर एकल परिवार है तो उसमें अगर किसी व्यक्ति बीमार हो गया, जो कमाने वाला वही बीमार हो जाता है तो समस्या आ जाती है। इसी तरह से जो संयुक्त फैमिली होती है, परिवार होता है, उसमें हम बड़े बूढ़ों की जो ऐसा है मतलब जो बीमार है, जो काम नहीं कर सकते या कोई बेरोजगार है जिसको नौकरी वगैरह नहीं मिली है, कोई काम नहीं करता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा सारे मिलके काम चला लेते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण भी सही प्रकार से हो जाता है कि जब दोनों माँ बाप कामकाजी हैं तो वो चले जाएं तो पीछे देखने वाले उनके ताऊ ताई, चाचा चाची या जो भी घर में रहते हैं दादा दादी वो देखने वाले होते हैं, तो बच्चों की चिंता नहीं होती और बच्चों की अच्छे तरह से परवरिश होती है, अच्छे से पालन पोषण होता है। और संयुक्त परिवार में क्या होता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की माँ या बाप किसी की डेथ हो जाती है, अगर एकल परिवार है तो उसमें समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन अब अगर संयुक्त फैमिली है तो उसमें क्या है कि संभालने वाले बहुत लोग होते हैं, तो उसमें बच्चों को भी दिक्कत नहीं आती। ये जो पीछे रह जाते हैं उसकी अगर पति की डेथ हो जाए तो पत्नी को भी समस्याएं नहीं आती। पीछे संभालने वाले मतलब भावनात्मक रूप से और आर्थिक सहारा देने वाले, मतलब ना उनको पैसों की कमी हो सकती और ना ही उनको मतलब अकेले जैसे बंदा क्या हो जाता है डिप्रेशन में चला जाता है, तो उनको संभालने वाले भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, उसको सहयोग देने वाले, प्यार देने वाले बहुत लोग होते हैं। और आर्थिक सुरक्षा भी बनी रहती है। संयुक्त परिवार में कोई समस्या नहीं कि सब मिलके जो है काम करते हैं तो अच्छे से रहते हैं। तो संयुक्त परिवार के लाभ देखे आपने। अब हम देखेंगे संयुक्त परिवार में की समस्याएं क्या आती है। जैसे एकल परिवार की समस्याएं देखी, अब देखेंगे संयुक्त परिवार की समस्याएं क्या क्या होती हैं। ऐसे परिवारों में क्या होता है कि पुरुष प्रधान होते हैं ज़्यादातर, तो महिलाओं को ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता है। महिलाएं सिर्फ बेचारी क्या करती रहती हैं, घर का काम कर लिया, खेत का काम कर लिया, मतलब काम कपड़े धो लिए और कर लिया, सारा दिन घर का काम करो, खेत का करो और अपना बस एक रूटीन सा होता है। जबकि जो और निर्णय लेने वाले काम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जेंट्स करते हैं। जन मतलब जो है आदमी डोमिनेट होता है इस तरह के परिवारों में। लेकिन ऐसे परिवारों में क्या होता है कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, कोई संपत्ति को लेके, कोई व्यापार को लेके, या घर में छोटा मोटा काम जब करती रहती है महिलाएं तो उनको क्या है कि आपस में झगड़े ज़्यादा होते हैं संयुक्त फैमिली के अंदर। तीसरा है कि जो महिलाओं को सारा दिन बेचारे काम करना पड़ता है तो इसलिए उनको खुद के लिए समय नहीं मिलता है औरतों को। बच्चों को खूब टाइम है, आदमियों को टाइम रहता है, लेकिन औरतें क्या करती है बड़ी परिवार में उनको टाइम है, अपने लिए टाइम नहीं होता, घर के लिए सारा दिन वो काम पहले घर का करती है। अगर खेत में जाने वाली महिलाएं तो वो खेत का काम करती हैं। इस तरह से जो है उनको खुद के लिए कोई टाइम नहीं मिलता और लड़ाई झगड़े जो है संयुक्त परिवार में ज़्यादा होते हैं, जैसा कि आपने अपने आसपास या कहीं गाँव में देखे होंगे। अब हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारण क्या है। विघटन मतलब संयुक्त परिवार टूटने के कारण क्या है। पहले बहुत सारे जो है हमारी फैमिलीज के अंदर, हमारे परिवारों में, गांव में क्या होते थे, संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, ज़्यादातर क्या हो गए हैं, एकल परिवार हो गए हैं। तो इसका कारण क्या है,
सबसे पहला कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब कि देश उन्नति कर रहे हैं, जब बहुत सारे उद्योग खुल रहे हैं तो लोग क्या करते हैं कि काम के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए उन उद्योगों में काम करते हैं, उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो फैक्ट्रियों में काम करने के कारण क्या होता है, हाँ उनको वहीं पे रहना पड़ता है, फिर वहीं आसपास ही अपना घर लेके वो रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार ये एक कारण है कि औद्योगिकरण भी एक संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। दूसरा है स्त्री शिक्षा। आज की जो लड़कियां हैं या स्त्री है वो शिक्षित हैं, पर पहले क्या होता था, लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं था। तो अगर अब जब लड़कियां पढ़ रही हैं तो वो क्या करती हैं कि परिवार में रहकर, या ऐसे तो नहीं कि पढ़ी लिखी लड़की है और वो अपना काम ना करे, आगे जॉब की ना सोचे, तो वो घर में रह के संतुष्ट नहीं है। वो सोचती है कि मैं भी काम के लिए निकलूं, तो और वो संयुक्त परिवार में रहकर संतुष्ट नहीं रहती। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अलग परिवार चाहती हैं, तो जिससे संयुक्त परिवार जो है टूटते जा रहे हैं। तीसरा है जनसंख्या का बढ़ना। भारतवर्ष की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और जो है ज़मीनें वो कम होती जा रही है, जिससे लोग जो है शहरों में आकर नौकरियां करने लगे हैं। उसके कारण भी जो है परिवार टूट रहे हैं। नेक्स्ट है पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा का प्रभाव। हमारे समाज के ऊपर पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है उनका बहुत प्रभाव पड़ा है। तो आजकल के बच्चे क्या है कि सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सिर्फ अपने व्यक्तिगत सुख को सोचते हैं। वो अपने समाज में क्या हो रहा है या घर परिवार में क्या हो रहा है, किसी को दुख तकलीफ है, उसमें इतना मतलब भावनाएं ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं है। उनके आदर्श जो मूल्य हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और हमारे ऊपर जो है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल पति पत्नी क्या समझते हैं, एकल परिवार को ही आदर्श परिवार समझते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, संयुक्त परिवार में रहेंगे, तो हमारे बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगा, या जो हम चाहते हैं उस तरह से उनको आज़ादी नहीं मिलेगी उस तरह की। तो इस तरह से क्या है कि जो है परिवार टूटते जा रहे हैं। नेक्स्ट है कानूनी कारण। कानूनी कारण क्या है कि एक अधिनियम है 1955 का विवाह विच्छेद अधिनियम। इसमें क्या होता है कि अगर पहले क्या होता था, औरतें बेचारी जुल्म का शिकार होती रहती थी, सहन करती रहती थी, घर का काम भी करती थी, मारपीट भी सहन करती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अगर कोई उनके ऊपर अत्याचार करता है तो स्त्रियां जो है तलाक ले सकती है। तो उसके लिए सरकार ने कानून बनाए हैं 1955 में विवाह विच्छेद अधिनियम। और उसके बाद एक और नियम बना कि 1956 में हिंदू उत्तराधिकार नियम। इस पहले क्या होता था, सिर्फ जो है लड़के होते थे उनको ही संपत्ति में अधिकार था। आजकल जो जितने बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़की है, दोनों को मतलब सबको बराबर जो आपकी संपत्ति है उस पर सबका बराबर का अधिकार होता है। तो अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार करता है या कुछ करता है तो स्त्रियां है चाहे वो पुरुष है, वो सब हम क्या कर सकते हैं, हम अपना अधिकार ले सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद मतलब आजकल जो व्यक्ति है सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा है कि हम खुश रहें, मेरे बच्चे खुश रहे, पति पत्नी दोनों खुश रहें। तो ये सोच के वो क्या है कि परिवार को अलग कर लेते हैं। सोचते हैं कि हमारे अगर हम संयुक्त फैमिली में रहेंगे तो बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो जब सोच आई है उससे क्या हुआ है कि संयुक्त परिवार जो है घटने लगे हैं, टूटने लगे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार का जो है आजकल के परिवेश को देखते हुए इसका जो टूटना है, विघटन होना है, वो जरूरी सा। आजकल लोग जो है झंझट नहीं चाहते, किसी तरह का शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं और अपने जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं। किसी की दखल अंदाजी मतलब वो सहन नहीं कर सकते। वो अपने हिसाब से रहना, खाना, पीना, सोना मतलब चाहते हैं। अगर आप परिवार में रहोगे, संयुक्त परिवार में रहोगे, पूरी फैमिली में रहोगे, तो आपको उनके अनुसार काम करना पड़ेगा। बहुत सारी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी वो संयुक्त परिवार चलता है। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, बता सकते हैं परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार हमने पढ़े कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला, नव दंपति के आवास के आधार पर कि पति पत्नी के घर में रहता है जाके, या पत्नी पति के घर में रहती है। उस आधार पे 2 तरह का होता है, एक मातृ प्रधान परिवार और दूसरा पितृ प्रधान परिवार। दूसरा टाइप है इसका वैवाहिक संबंध में बंधे पति पत्नी की संख्या या परिवार के रूप के आधार पर। इसमें हम क्या कह सकते हैं, कितने थे?
3 बहुपत्नी परिवार, बहुपति परिवार और एक स्त्री परिवार। और थर्ड है कि परिवार के सदस्यों की संख्या या परिवार की रचना के आधार पर परिवार कितना तरह का आता है, संयुक्त परिवार या एकांकी परिवार। तो बच्चों आपको समझ आया कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। अब आप अच्छे से इस वीडियो को देख के समझने की कोशिश करना और इससे रिलेटेड जो है इसके आधार पर जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको कॉपी में लिखना और याद करना। ओके बच्चों, थैंक यू।